हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ करंट अफेयर। पहला सवाल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ यूएन बॉडी। क्या यह यूएन का बॉडी है? यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसे 1969 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर होगा 1, 2 एंड 3। 1919 में 1919 में भारत में क्या हो रहा था? 1919 में एक रॉलेट एक्ट पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि ना कोई वकील, ना कोई अपील और ना कोई दलील। 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था और उस समय आरबीआई के गवर्नर थे एल के झा। यूनाइटेड नेशन से पहले इसकी स्थापना हो गई थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना तो 1945 में जाकर हुई है। नेशन लीग के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक नेशन लीग बना था जो कि फेल कर गया, फिर यूनाइटेड नेशन बनाया गया। तीनों स्टेटमेंट सही है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वह है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और जनेवा में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर भी है, जैसे WIPO, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, IUCN एक बुक पब्लिश करता है, रेड डेटा बुक IUCN के द्वारा, जिसमें विभिन्न स्पीसीज़ के बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है, जैसे कि वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटेंट एंड वेल्ड। डेटा उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे WHO का भी मुख्यालय यही है। अंकटाड एक पब्लिश करती है बुक, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। UNHCR, WTO और बहुत सारे वेरियस इंस्टीट्यूशन के वहाँ पे हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है काला पानी टेरिटरी से। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है किसके किसके बीच? सही जवाब है इंडिया और नेपाल। अभी इंडिया और नेपाल के बीच ये डिस्प्यूट बढ़ गया जब से इंडिया ने नया अपना एक मैप जारी किया है 370 के हटने के बाद। जापान और रसिया के बीच एक क्यूरिल आइलैंड है, इसको लेकर के डिस्प्यूट है। इंडिया नेपाल के बीच काला पानी टेरिटरी को लेकर। इंडिया चाइना के बीच डोकलाम स्टैंड अप हुआ था 73 दिनों का चिकन नोक कॉरिडोर में, और भूटान की ज़मीन पर इंडियन सोल्जर काफ़ी बहादुरी से डटे रहे। अंत में चाइना को वापस हटना पड़ा और समझौता करना पड़ा और इनफॉर्मल समिट हुए। उसके बाद कुछ रिलेशन सुधरा। इनफॉर्मल समिट पहला कहाँ हुआ था? वुहान में। दूसरा हुआ तमिलनाडु में ममल्लापुरम में, मोदी और जिनपिंग के साथ। चाइना और इंडोनेशिया के बीच साउथ चाइना सी को लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट रहता है, और 9 डैश लाइन रिलेटेड है साउथ चाइना सी से। और 38 पैरेलल लाइन ये है कोरियन पेनिसुला के बीच में। 49 पैरेलल लाइन किसके किसके बीच में बताइए? काला ये क्यों डिस्प्यूट हो रहा है? अभी रिसेंटली फिर डिस्प्यूट तो था ही, रिसेंटली फिर नेपाल ने ऑब्जेक्शन दर्ज किया है और अपना ट्रूप्स को बॉर्डर एरिया में शामिल कर दिया है। देखिए एक रोड बना है, कल के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है, जो कल का देखा होगा वो समझ जाएगा पूरा। BRO की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में, और उसके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट अरुणाक, दंतक, हिमांक और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत सारे ब्रिज का उद्घाटन भी किया गया अभी जो BRO ने बनाया है। तो एक लिपुलेख पास के पास एक रोड बनाया है जिस मानसरोवर मार्ग जिसको कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कई भारतीय पिलग्रिम जाते हैं मानसरोवर, तो उससे रिलेटेड है, तो ये ऑब्जेक्शन दायर करवाया है। अगला सवाल है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक से पहले हज यात्रा क्या पहले कभी पोस्टपोन्ड हुई थी? इस बार कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो 130 साल में पहली बार, 150 साल में पहली बार और 200 साल में पहली बार पोस्टपोन्ड हुए हैं। तो क्या इससे पहले हज यात्रा पोस्टपोन्ड हुई थी? क्या WW2 के दौरान, वर्ल्ड वार के दौरान, क्या पहला के दौरान या दूसरा के दौरान, या गल्फ़ क्राइसिस के दौरान? तीनों में से कोई नहीं। आंसर है नेपोलियन के अटैक के दौरान। पहला वर्ल्ड वार हुआ 1914 से 18 तक, दूसरा 1939 से 45 तक, और गल्फ़ क्राइसिस मार्च 1798 में नेपोलियन के अटैक के बाद फिर इस बार बंद कर दिया गया हज यात्रा को। और सऊदी अरबिया काफ़ी क्राइसिस इस बार काफ़ी हिस्टोरिक क्राइसिस झेल रहा है। पहला बात कि ऑयल का प्राइस जो उसके रेवेन्यू का सोर्स है, गल्फ़ कंट्री का क्या है रेवेन्यू का सोर्स? तेल, और तेल की दाम काफ़ी क्रैश कर दिया गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि सऊदी अरबिया ने जानबूझकर तेल के मार्केट को क्रैश करवाया है। रसिया के साथ तनातनी हो गई थी और इनसे काफ़ी इनको घाटा भी हो रहा है। इससे इंडिया पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रेमिटेंसेस जो इंडियन वर्कर काफ़ी काम कर रहे हैं वो भारत में भेजते हैं, और भारत के GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत का स्थान दुनिया में नंबर 1 है
रेमिटेंस के द्वारा कमाई में। अगला सवाल, कौन सा ऐसा देश है जो गल्फ़ ऑफ ओमान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? गल्फ़ ऑफ ओमान कहाँ पे? देखिए ये है अरबियन पेनिसुला, और ये है सऊदी अरबिया, ये है ओमान, ये है यमन, यहाँ पे है यूएई, और उसके बाद यहाँ पे है ये जो कंट्री है ये है ईरान, पाकिस्तान यहाँ पे है, ये बलूचिस्तान प्रोविंस, और यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहाँ से विश्व का 20% तेल यहीं से आता है। तो पाकिस्तान शेयर करता है, ईरान भी करता है, यमन नहीं करता है क्योंकि यमन यहाँ पे है, और ओमान भी करता है, और इवन यूएई भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान, अभी ईरान क्या क्यों न्यूज़ में रहा ये? ईरान ने एक मिसाइल लॉन्च किया। कल के वीडियो में भी हमने एक्सप्लेन किया था कि JCPOA साइन किया गया था, और कैसे टेंशन बढ़ रही है और वहाँ पे अटैक हो रहे हैं तेल के टैंकरों पर। इससे बचने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प भी लॉन्च किया गया था। कई अन्य ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन थ्रस्ट ये RPF के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो सील वाटर है उसको बेचने के लिए। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ऑपरेशन मिलाप, जो किडनैप किए हुए बच्चे हैं उसको मिलाने के लिए। ऑपरेशन ट्विस्ट RBI के द्वारा। ऑपरेशन क्लीन आर्ट, मंगूस को बचाने के लिए। बहुत सारे ऑपरेशन है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब है सेबी, RBI के द्वारा नहीं, CSIR के द्वारा नहीं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं। सही जवाब है सेबी। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हिल्टन यंग कमीशन, इसकी राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, और पहले भारतीय पूछे तो CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड को सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। RBI भी इस पर नज़र रखती है, और उसके बाद सुपरविज़न किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है। दुनिया में पहला म्यूचुअल फंड किस देश के द्वारा स्थापित किया गया था? ये डच है। ये सब सवाल पूछे नहीं जाते हैं, बट जस्ट एज ही 1998 में इसकी स्थापना की गई थी, और फिर 30 जनवरी 1992 से एक एक्ट के तहत, इसको पार्लियामेंट एक्ट के तहत फिर इसकी स्थापना की गई थी। कौन से इंस्टीट्यूट ने एलिजा टेस्ट कोरोना वायरस के लिए डेवलप किया है? सही जवाब है NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा। ये एलिजा टेस्ट पहली बार है कि इंडिया में इसके लिए डेवलप किया गया है। अन्य देशों के पास तो ये टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि जाइडस कैंडिला को फिर इसका दिया जाएगा परमिशन डेवलपमेंट के लिए। हर्षवर्धन ने ट्वीट किया, लेकिन 1-2 महीने लग जाएंगे अभी मार्केट में आने में। एलिजा क्या होता है? एंजाइम लिंक इम्यूनोवेंट एसे एलिजा टू डिटेक्ट एंटीबॉडी दैट बॉडी डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स। देखिए, लेकिन ये एलिजा से कोई पास्ट इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया जाता है। जो करेंट कोई इन्फेक्शन हो उसको एलिजा से डिटेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अगर इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबॉडी डेवलप होने में लगभग कुछ समय लगता है, और इस समय को कहा जाता है विंडो पीरियड। इस पीरियड में जब मान लिया जाए A नाम का व्यक्ति इन्फेक्ट हो गया, लेकिन 4 से 5 दिन लगेंगे इनको एंटीबॉडी डेवलप होने में। अगर इस पीरियड में अगर एलिजा का टेस्ट किया जाएगा तो फिर उन लोग निगेटिव आएगा उनका, मतलब उनको पता चलेगा कि कोरोना वायरस नहीं है। उसी आदमी को फिर 4-5 दिन बाद टेस्ट किया जाए तो कोरोना वायरस पॉजिटिव आएगा। तो जो पास्ट इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए एलिजा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो करेंट इन्फेक्शन है उसके लिए एलिजा कारगर नहीं है। उसके लिए तो फिर किया जाता है RT-PCR टेस्ट, जैसे कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन अभी कहा है कि 1 से 3 वीक लग जाता है एंटीबॉडी डेवलप होने में, और इसी को कहा जाता है विंडो पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स आया था। एम्स का स्थापना 1956 में किया गया, और भारत सरकार अभी कई जगहों पर एम्स खोल रही है, नए नए जगहों पर। एम्स की रैंकिंग देखा जाए तो 231वां था वर्ल्ड में QSWUR के द्वारा। किस दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? सही जवाब है 11 मई। 28 फरवरी को क्या होता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय साइंस डे मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। क्यों? CV रमन को इसी दिन, CV रमन ने इसी दिन रमन इफेक्ट की खोज करी थी, इसलिए
वो एक बार जहाज़ से आ रहे थे तो मेडिटेरियन सी में, इसके पीछे किस्सा है, तो उन्होंने देखा कि पानी मेडिटेरियन सी का क्यों है नीला, तो बताया जाता है कि स्कैटरिंग के कारण। फिर वहाँ से पब्लिश हुआ था एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में और डिटेल उनके बारे में। फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने इस पर रिसर्च किया, फिर रमन इफ़ेक्ट के बारे में बताया। 10 मई नहीं, 8 मई को रेड क्रॉस डे है। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 11 मई, अब अगर मई की अगर हम बात करें, 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मदिन है। ये क्यों मनाया जाता है? पोखरण में एक परमाणु मूवी है, उसमें दिखाया भी है कि 11 मई और 13 मई को 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और पूरा दुनिया भौचक्का रह गया। पहला टेस्ट हालांकि इंदिरा गांधी जी के समय किया गया था, वो 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। इसलिए इस दिन को याद करने के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ था तो इंडियन विजनरी प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया इस रेस में शामिल नहीं होगा, बम बनाने की रेस में। बट सभी देश बम बना रहे थे और हम लोग पीछे रह जाते। फिर हमारे वास्तविक विजनरी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत को इस प्रतिबंध से मुक्त किया, और 1962 में जब चाइना अटैक करता है इंडिया पर, ये एक वेकअप कॉल था। फिर इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया, और फिर 1974 में इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। उसके बाद फिर उस कुछ सालों बाद 1998 में, हालांकि इसकी शुरुआत तो हो गई थी पीवी नरसिम्हा राव, ये एक डिटेल इशू है। उसके बाद 1998 में इसकी टेस्ट की गई। उसके बाद इंडिया ने नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी भी अपनाई। पोखरण 2 के समय वाजपेयी जी डिक्लेयर किए थे कि भारत का जो ये युद्ध है शांतिपूर्ण सहयोग के लिए है। ठीक है, ये था एनालिसिस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।